राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप दिख रहा है आपको कि जो उत्पादन है उससे आय सृजित होती है और आय से व्यय होता है, व्यय के कारण उत्पादन होता है। यदि व्यय किया जाता है तो यह उत्पादकों को उत्पादन करने के लिए प्रेरित करता है और उत्पादन होता है तो फिर उत्पादन के साधनों की आय होती है। आय को वो लेकर बाजार में व्यय करने जाते हैं, जो विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय करते हैं। इस तरह ये पूरी प्रक्रिया चक्राकार चलती रहती है। तो इन तीनों चक्रों में आपको दिख रहा होगा उत्पादन, आय और व्यय, यही तीन विधियां बनती हैं राष्ट्रीय आय की गणना की। पहली विधि है उत्पाद या उत्पादन गणना विधि। दूसरी विधि बनती है आय विधि और तीसरी विधि बनती है व्यय विधि। व्यय विधि में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के व्यय पर किए गए खर्च को जोड़ा जाता है। इसे कहा जा सकता है अंतिम व्यय विधि। और आय विधि। तो ये तीन विधियां हैं जो राष्ट्रीय आय की गणना के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। उत्पादन गणना विधि, उत्पादों को जो वैल्यू एडिशन होता है उनको जोड़ जोड़ के ज्ञात किया जाता है। बहुत सारे चीजों में जो है उत्पादन कितना हुआ इसकी गणना नहीं हो पाती है, छिपे रह जाते हैं। इसलिए उत्पादन के साधनों को प्राप्त हुई आय के द्वारा आय विधि का गणना की जाती है, आय विधि से गणना की जाती है। और जो आय होती है, बहुत सारे लोग अपनी आय भी घोषित नहीं करते हैं तो वो व्यय करते हैं, इसलिए व्यय विधि का उपयोग किया जाता है। सामान्यतः अर्थव्यवस्था में तीनों विधियों का कहीं न कहीं किसी न किसी क्षेत्र में उपयोग करके पूरी राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। आय की गणना की उत्पादन विधि के अंतर्गत एक वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के जोड़ को जो देश की सीमा में हो और प्लस उसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़कर राष्ट्रीय आय प्राप्त किया जाता है। इसमें तीन चरणों में इसको समझाया गया है। प्रथम जो चरण है वह है आर्थिक उपक्रमों का क्षेत्रानुसार वितरण। जैसा कि आप सब जानते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को बांटा जाता है। आर्थिक गतिविधियां इन तीन क्षेत्रों के अंतर्गत बांटी जाती हैं। प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाता है, जैसे खनन हो गया, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, यानी एक तरफ प्रकृति हो और एक तरफ मनुष्य हो, ऐसी सारी गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं। जो दूसरा क्षेत्र है, इसमें इन प्राथमिक चीजों से प्राप्त उत्पादों से या प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल से जब तैयार माल तैयार किया जाता है और जिन क्षेत्र में तैयार किया जाता है उसे द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। जैसे कृषि से जो अनाज उत्पादित होता है वो प्राथमिक क्षेत्र का काम है, लेकिन अनाज का जब प्रसंस्करण करके उसे खाद्य पदार्थों में बदला जाता, जैसे अनाज हो गया उसे रोटी बदला गया, रोटी में बदला गया, या अनाज से आटा बनाया गया, या खनिज हैं उनसे लोहा बनाया गया, तो खनिज उत्पादन करना, प्रकृति से लेना, ये प्राथमिक क्षेत्र हो गया। और खनिज का प्रसंस्करण करके उसे धातुएं तैयार करना यह द्वितीय क्षेत्र का काम हो जाता है। द्वितीय क्षेत्र में वाटर सप्लाई भी आती है। तृतीय क्षेत्र में जितनी भी सेवाएं हैं वो सब तृतीय क्षेत्र में आती हैं। इसमें किसी वस्तु का सीधे सीधे लेन देन नहीं दिखाई देता है, उत्पादन नहीं दिखाई देता है, बल्कि इसमें जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है, जैसे बीमा, बैंकिंग, परिवहन सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य और विधि सलाहकारी सेवाएं तृतीय क्षेत्र में आती हैं। तो इन तीनों क्षेत्रों को अलग अलग कर लिया जाता है और इन तीनों क्षेत्रों से प्राप्त उत्पादन को दूसरे चरण में इनके मूल्य और इनके द्वारा जो क्वांटिटी उत्पन्न की जाती है उनका गुणा करके बाजार मूल्य पर इनका माप कर लिया जाता है, अलग अलग किया जाता है। फिर इनमें अलग अलग तरीके से साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि ज्ञात की जाती है। इसके लिए जो सभी मूल्य वर्धन प्रत्येक क्षेत्रवार होता है, सभी मूल्य वर्धन प्रत्येक क्षेत्रवार जो होता है उसमें से मध्यवर्ती उपभोग को घटाया जाता है और
और शुद्ध ह्रास को घटाया जाता है, यानी पूंजी का मूल्य स्थिर रखते हुए जो ह्रास होता है वो इसमें से घटा लिया जाता है। और फिर जो किसी भी क्षेत्र में यदि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर लगा है तो वो घटा लिया जाता है। जो बचता है वह साधन लागत पर उस क्षेत्र में शुद्ध मूल्य वृद्धि होती है, सकल नहीं शुद्ध मूल्य वृद्धि होती है। और इन तीनों क्षेत्रों का अलग अलग निकालने के बाद तीनों को एक में मिला लिया जाता है तो ये हो जाता है उस देश की घरेलू शुद्ध आय। चूंकि घरेलू आय है, उस देश की सीमा में सारा हुआ है। अब इसमें जब हम विदेशों से प्राप्त तीसरे चरण में शुद्ध विदेशी आय जोड़ देते हैं तो शुद्ध राष्ट्रीय आय की गणना हो जाती है। ध्यान है, पहले चरण में क्षेत्रों का वितरण करना है, दूसरे चरण में प्रत्येक क्षेत्र से जो शुद्ध मूल्य वृद्धि दर्ज की जा रही है उनको ज्ञात करना है और तीनों को एक साथ कर लेना। और चौथे चरण में तीसरे चरण में इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़कर घरेलू आय को राष्ट्रीय आय में बदल दिया जाता है। अब यदि शुद्ध आय ऋणात्मक हो तो राष्ट्रीय आय घरेलू आय से कम होगी, और जब शुद्ध विदेशी आय धनात्मक हो तो राष्ट्रीय आय विदेशी आय घरेलू आय से ज्यादा होगी। राष्ट्रीय आय गणना की राष्ट्रीय आय की गणना की दूसरी विधि है। इस विधि में जब उत्पादन होता है तो जैसा कि शुरू में ही बताया गया है कि चक्राकार स्वरूप में जब उत्पादन होता है तो साधनों की आय होती है। यदि कहीं किसी क्षेत्र में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उत्पादन का अनुमान लगाना संभव न हो तो साधनों को हुई आय से राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जा सकता है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्पादन जब होता है तो साधन उत्पादन के विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे श्रम, पूंजी, उद्यमी, और जो अपने नियोजित करते हैं, स्वयं को नियोजित करने वाले होते हैं, वो भी उत्पादन कार्य करते हैं। तो उन सब का अलग अलग अनुमान लगाया जाता है। तो उसमें भी इस विधि में भी सबसे पहले उत्पादन इकाइयों का क्षेत्रानुसार वर्णन किया जाता है, क्षेत्रानुसार उनका वितरण किया जाता है, जैसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो उनके अनुसार उनमें लगे साधनों की आय ज्ञात की जाती है क्षेत्र के अनुसार। और दूसरे चरण में प्रत्येक क्षेत्र के साधनों को प्राप्त आय का आकलन किया जाता है। उसमें से उन साधनों को, यानी प्राथमिक क्षेत्र के साधनों को या द्वितीय क्षेत्र के साधनों को या तृतीय क्षेत्र के साधनों को मजदूरी प्राप्त हो सकती है, लगान प्राप्त हुई हो सकती है, ब्याज प्राप्त हुई हो सकती है, पूंजी के लिए लाभ प्राप्त हो सकता है, और जो स्वनियोजित हैं उनको वो सभी प्राप्त हो सकता है। क्योंकि जो स्वनियोजित होते हैं वो जानते हैं कि ये मजदूर भी स्वयं होते हैं, उनका अपना भूमि होता है जिन पर उनका स्वामित्व होता है, इसलिए वो लगान भी प्राप्त करेंगे, उनकी अपनी पूंजी होती है इसलिए वो ब्याज भी अपना प्राप्त करेंगे, और चूंकि उनका अपना उद्यम है इसलिए जो लाभ होगा वो लाभ भी स्वयं ही प्राप्त करेंगे। तो इनका क्षेत्रानुसार इनका आकलन कर लिया जाता है। इसके बाद साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद सभी क्षेत्रों के साधनों के भुगतान के आय को जोड़कर प्राप्त कर लिया जाता है। क्योंकि यहाँ साधनों को जो आय दी जा रही है या तो इसीलिए जो भी ये योग प्राप्त हुआ है वह साधन लागत पर ही प्राप्त हो रहा है घरेलू उत्पाद के रूप में। यानी कि जितना भी पूरे तीनों क्षेत्रों में दिया गया इनके साधनों को, वह साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद का मान होगा। जो ये आय विधि है यह उत्पादन विधि से थोड़ी सरल हो जाती है, क्योंकि सभी क्षेत्रों द्वारा जो अपने साधनों को भुगतान करते हैं उसका लेखा प्राप्त करना उत्पादन को ज्ञात करने से बेहतर होता है। कि इस क्षेत्र में कितना भुगतान किया गया है साधनों को वह ज्ञात करना थोड़ा आसान होता है। लेकिन जहाँ स्वनियोजित की बात आती है वहाँ ये थोड़ा सा उत्पादन विधि की तुलना में कठिन हो जाता है। उत्पादन विधि की गणना करना यहाँ के लिए आसान होता है, जबकि कितनी आय सृजित इन्होंने किया स्वनियोजित लोगों ने, यह ज्ञात करना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो ये राष्ट्रीय आय की गणना की तीसरी विधि व्यय विधि है। इस विधि के अंतर्गत सभी अर्थव्यवस्था में रहने वाले लोगों, चाहे वो निजी व्यक्ति हो, सरकार हो, उद्यमी हो या विदेशी क्षेत्र हो,
अर्थव्यवस्था में एक साल के अंतर्गत किए गए व्यय के योग को ज्ञात करके हम घरेलू व्यय को निकालते हैं। यह व्यय उपभोग व्यय हो सकता है, निवेश व्यय हो सकता है, यह निजी व्यक्तियों द्वारा किया गया हो सकता है, सरकार द्वारा किया गया हो सकता है, या उद्यमियों द्वारा किया गया होता है, या शेष विश्व द्वारा की गई मांग हो सकती है। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र हो जाते हैं और चारों क्षेत्रों द्वारा किए गए एक वर्ष के अंतर्गत व्यय के योग को व्यय विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना के लिए प्रयोग करते हैं। इसमें सबसे पहले निजी अंतिम उपभोग ज्ञात करते हैं, सार्वजनिक अंतिम उपभोग ज्ञात करते हैं, सकल निवेश ज्ञात करते हैं और निवल निर्यात ज्ञात करते हैं। और इन सबके योग को जीडीपी एट मार्केट प्राइस कहा जाता है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाजार मूल्य पर। चूंकि बाजार मूल्य पर जो घरेलू आय प्राप्त होती है वो अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति नहीं दिखाती है, तो इसे फैक्टर कास्ट की नेट घरेलू उत्पाद यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद में बदला जाता है दूसरे चरण में। यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद जो साधन लागत पर होगा उसमें से जो ये इन चारों क्षेत्रों के व्यय को जोड़कर प्राप्त किया गया है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, उसमें से मूल्य ह्रास और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटा लिया जाता है। अब जो प्राप्त होता है उसमें से विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़कर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो साधन लागत पर होता है वो प्राप्त कर लिया जाता है। इस तरह से कि देखा जाए तो एक वर्ष के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के चारों क्षेत्रों द्वारा जो अंतिम व्यय किया गया है, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय किया गया है, उनके योग को शुद्ध राष्ट्रीय आय कहा जाएगा इस विधि में, व्यय विधि में। तो इस तरह से राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधियां हैं, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। कोई भी विधि अपने आप में पूर्ण नहीं है। अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए मिश्रित तरीकों का उपयोग किया जाता है कि ताकि अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय शुद्ध ज्ञात की जा सके। लेकिन कुछ ऐसी कठिनाइयां हैं जिनकी वजह से यह राष्ट्रीय आय बिल्कुल शुद्ध गणना नहीं हो पाती है, बल्कि एक अनुमान रह जाता है। जैसे इसमें बहुत सारी चीजों को शामिल नहीं किया जाता है। जितनी भी अवैध गतिविधियां हैं उनसे सृजित आय को इस राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। और पूंजीगत लाभ हानि भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं की जाती है। जो हस्तांतरण भुगतान है, जैसे विदेशों से कुछ गिफ्ट मिल गया या विदेशों को हमने गिफ्ट किया, ये सब राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, छात्रवृत्ति या बेरोजगारी भत्ता, इसको भी राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है, क्योंकि इनके बदले किसी दूसरी चीज का लेन देन नहीं होता, बल्कि यह एक तरफा हस्तांतरण होता है। गृहिणियों के योगदान को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है, क्योंकि इसका कारण मात्र ये है कि उनके योगदान की गणना नहीं की जा सकती। केवल इतने से कारण से उनके योगदान को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। पुरानी संपत्तियों का क्रय विक्रय होता है तो उसको राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। शेयरों का मूल्य बढ़ता घटता है तो उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। तो ये सब कठिनाइयां हैं जिससे राष्ट्रीय आय का शुद्ध अनुमान नहीं लग पाता है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।